बस बहुत हो गया तमाशा। चैप्टर 21। चलिए शुरू करते हैं। माया रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आती है। वहाँ का माहौल थोड़ा काफ़ी खुशनुमा लग रहा था। मालती जी और सरस्वती जी कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। वहीं आयुष्मान के बगल में बैठी लड़की जिसे देख माया की आंखें छोटी हो गई थी, क्योंकि वो पीछे से ही देखकर उस लड़की को पहचान गई थी। वहीं मालती जी की नज़र जैसे ही माया पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है और वह राइमा की तरफ देखकर कहती है, अच्छा वो राइमा तुम आज घर पर ही आ गई। सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आखिर काम में इतना क्या बिजी रहना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये तो तुम्हारा ही घर है, हमेशा आया जाया करो, लेकिन तुम हो ना कि हमेशा ही बस काम में बिजी रहती हो। देखो कितनी पतली हो गई हो, अपना ख्याल रखा करो। ये बोल मालती जी राइमा के प्लेट में खाना डालती हैं और तिरछी नज़रों से माया को देखती हैं। वही माया मालती जी की ये सारी फालतू की बकवास सुन कुछ रिएक्ट नहीं करती और उन्हें इग्नोर कर कनिका के बगल में जाके बैठ जाती है, क्योंकि आयुष्मान के बगल में तो राइमा और सरस्वती जी बैठी थी। तो कनिका जो राइमा को सुबह सुबह यहाँ देखकर वैसे ही मुंह बनाकर बैठी थी, क्योंकि दोनों की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी और कनिका को तो वैसे भी राइमा फूटी आँख नहीं भाती थी। बस पता नहीं कैसे उसकी मॉम और मामी को राइमा इतनी पसंद थी कि उसका असली चेहरा वो देख ही नहीं पाते थे कि राइमा कितनी बदतमीज घमंडी किस्म की लड़की है, जबकि आए दिन उसके बदतमीजी के पोस्टर छपते रहते थे, लेकिन उन्हें तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, बल्कि वो राइमा की ये चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती थी। कनिका मन ही मन ओवर एक्टिंग की दुकान बोल मुंह बना लेती है और मुंह टेढ़ा कर कहती है, पता नहीं किस खुशी में सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गई, अब तो खाना भी चैन से खाने नहीं देगी। लेकिन जैसे ही कनिका माया को देखती है तो एकदम से उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुश होते हुए कहती, भाभी आप कहाँ थे? पता है आपको यहाँ पर आजकल कुछ ज़्यादा ही बाहर वालों की खातिरदारी हो रही है। ये बात उसने थोड़ी जोर से कही थी। वहीं राइमा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कनिका के ऊपर, क्योंकि वो उसे हमेशा ही ह्यूमिलेट करती थी, क्योंकि इस घर में जब भी वो आती थी तो कनिका हमेशा ही उसे जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम थी, और हमेशा वह एक ही थी जो उससे बदतमीजी से बात करती थी। नहीं तो खुराना परिवार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पर उंगली भी उठा सके, यहाँ तक कि घर के मेड भी उससे डरते थे। लेकिन राइमा चुप थी और अपने गुस्से पर काबू कर रही थी, क्योंकि वह अपनी इमेज बिल्कुल भी किसी के सामने खराब नहीं करना चाहती थी। एक अच्छी और मासूम लड़की की इमेज उसने इतनी मेहनत से जो बनाई थी आज तक सबके सामने, और वो उसका काफ़ी अच्छा प्रिटेंड भी करती थी। वह अपने चेहरे पर मायूसी और नेक दिल का चोला ओढ़े सरस्वती जी और मालती जी को बहुत ही टाइम से बेवकूफ़ी बनाते आ रही थी। माया तो उसकी आंखों में हमेशा ही चुभती थी और इस वजह से राइमा को और भी ज़्यादा वो पसंद करने लगी थी। कनिका की ये बात सरस्वती जी को अच्छी नहीं लगती। वो उसे डांटते हुए कहती हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या तुमसे अपना ब्रेकफास्ट भी किया नहीं जाता? तो कनिका अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या गलत कहा मैंने? सच ही तो कहा। आप लोग किसी भी बाहर वाली को लाकर घर में घुसाने की कोशिश करोगे और मैं कुछ बोलूँ भी ना। अब माहौल थोड़ा गर्म हो चुका था, क्योंकि कनिका ने हमेशा की तरह राइमा पर उंगली उठाना शुरू कर दिया था। तो भला मालती जी भी कैसे चुप रहती, और धीरे धीरे कर ब्रेकफास्ट का टेबल जंग का मैदान बनता हुआ नजर आने लगा। मिलन जी की अपने सर पर हाथ रखते हुए मन ही मन कहते हैं, हो गया सुबह सुबह जंग। अगर मैं इन लोगों के बीच में कुछ बोलूँगा तो ये लोग सबको छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लड़ने तो जितना लड़ सकते हैं, आखिर मैं भी देखता हूँ कितना लड़ते हैं। और ये आयुष्मान, ये कभी नहीं सुधरने वाला, चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर रहा है, देखता हूँ कब से इसके भी मुंह में दही जमती है। वही रामा सीधी सीधी बेचारी बनते हुए अपने चेहरे पर अफसोस लाते हुए सरस्वती जी से माफ़ी मांगते हुए कहती, प्लीज़ आंटी, मेरी वजह से आप कनिका को मत डांटिए, वो अभी नादान है, मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोल वो उठकर जाने लगती है। वो देखने में बहुत ज़्यादा बेचारी और मासूम लग रही थी, जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। कि तभी मालती जी एकदम से राइमा का हाथ पकड़ उसे चेयर पर बिठाते हुए कहती, राइमा तुम क्यों जाओगी?
आखिर तुम बाहर वाली थोड़ी ना हो। मुझे पता है कि कनिका के दिमाग में ऐसी कौन बातें भरता है। ये बोलो नफरत से माया की तरफ देखती है, जो चुपचाप से अपनी नज़र नीचे कर चेयर पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। यह लड़की सबके सामने मासूम बनती है, असल में तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जब से हमारे परिवार में आई है तब से जहर घोल के रख दिया है, चैन से जीने नहीं दिया महारानी ने। लेकिन तभी कनिका बीच में कहती है, मामी प्लीज, ये बात हर कोई जानता है कि हमारे परिवार में किसने जहर घोला है और किसने नहीं। आप भाभी पर इल्जाम मत लगाइए। वैसे भी यह रायमा एक नंबर की घटिया लड़की है, जो भाई के शादीशुदा होने के बावजूद भी उन पर डोरे डालती है। कनिका की बातें बहुत तीखी थी, इसीलिए अब मालती जी थोड़ा गुस्से के साथ कनिका पर भड़कते हुए कहती है, कनिका बस बहुत हो गया। अब देखो, जब तुम बिना मतलब के शोर मचाती रहती हो, क्या यही संस्कार दिए हमने तुम्हें? छोटी हो तो बस छोटी बनकर रहो, ऐसे जबान मत लड़ाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी बदतमीजी माफ की जाएगी। और भूलो मत रायमा कौन है। तो कनिका मुंह बनाते हुए कहती, पता है मुझे, भाई की एक्स गर्लफ्रेंड ही तो है, और आप लोग अभी भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। सच में भाई की शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपने भाभी के साथ प्यार से बात करना तो दूर है, उनसे साथ इतनी बदतमीजी और बदसलूकी की, ऊपर से इस बाहर वाली लड़की को अपने सर पर बिठा रखा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता आप लोगों के दिमाग में चलता क्या रहता है। भाभी के होते हुए भी आप लोग उसके सामने ही इस बाहर वाली लड़की को घर में लाकर उन्हें यहाँ भाई के बगल में बिठाकर ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं। वाह, क्या संस्कार हैं आपके, मानना पड़ेगा मामी जी। तो अब सरस्वती जी गुस्से से भड़कते हुए चिल्लाकर कहती, बस बहुत हो गया कनिका, आप चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करो। और वैसे भी इसके लिए तुम यहाँ हमेशा बवाल खड़ा करती रहती हो, उसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर पड़ता ना तो माया कुछ बोलती, ना कि तुम्हें सामने से खड़ा कर देती। अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया है तुम्हें, और तुम उसकी सच्चाई देख नहीं पा रही हो। अब चुपचाप से बैठ जाओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। जैसे वो चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर रही है, और चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज निकलो। तो इनका गुस्से से कुछ कहने वाली थी कि भाभी क्या बोलेंगी, आप लोग उन्हें कुछ बोलने देते हैं, कि तभी एकदम से माया कनिका का हाथ पकड़ उसे चुप करा देती है और शांति से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। तो कनिका भी दांत पीसते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं भाभी, कैसे आप। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक जोर की आवाज डाइनिंग टेबल पर गूंज उठी, बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए, मिलन जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जिससे सभी लोग एकदम से शांत हो गए। मिलन जी के गुस्से से मालती जी को और सरस्वती जी को देखते हुए कहा, जिससे वो घबरा गई। और फिर कनिका की तरफ, तो कनिका एकदम से अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठ गई, जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद मिलन जी गुस्से से आयुष्मान को देखते हैं, जो चुपचाप से तमाशे को देख रहा था। उन्हें सच में आयुष्मान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ तमाशा सिर्फ उसी की वजह से हो रहा था, और वो तमाशा को ख़त्म करने की जगह चुप्पी बनाकर बैठा था, और वो अपनी माँ और बुआ को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, जो यहाँ तमाशे पर तमाशे सुबह सुबह कर रही थी। इसीलिए अब मिलन जी को बोलना पड़ा, क्योंकि अब सीधे बात माया पर आ चुकी थी। इसीलिए मिलन जी बस इतना ही कहते हैं, अगर रिश्ता संभाला नहीं जाता तो रिश्ते को ख़त्म करना ज़रूरी बन जाता है। ये बोल मिलन जी वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। मालती जी गुस्से से माया को देखती हैं और फिर मुंह बना लेती हैं। मिलन जी की आखिरी लाइन सुन मालती जी और सरस्वती के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं आयुष्मान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड कहना क्या चाहते हैं, कि रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। वहीं माया एक नज़र राइमा को देखती है, जो आयुष्मान की बाजू पकड़कर बड़े ही एटीट्यूड में उसकी तरफ देख रही थी, और उसके चेहरे पर उसका ही मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी। और फिर वह आयुष्मान को देखती है, जो बिना भाव के उसकी तरफ देख रहा था। माया उन दोनों की नज़दीकियाँ देख अपनी आंखें बंद कर लेती है, और फिर एक गहरी सांस लेकर आंखें खोलती है, क्योंकि उसका तो खून खोल रहा था। यहाँ आयुष्मान की माँ ने उसे इतना सब कुछ सुनाया, और आयुष्मान चुपचाप बस तमाशा देख रहा था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, और रात को प्यार की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। माया को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द उठता हुआ महसूस हुआ, और उसके कानों में मिलन जी की बातें गूंजने लगी, जो उन्होंने सब उससे कही थी। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब तुम्हें इस रिश्ते में और नहीं रहना, उस दिन मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दिलाऊंगा। और उसके बावजूद भी
तुम हमेशा ही मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो, वह भी पूरे अधिकार के साथ। मैं हमेशा ही तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि बहू नहीं बेटी माना है मैंने तुम्हें, और हमेशा ही तुम मेरी बेटी रहोगी। माया की आंखों के कोने से आंसू निकलने लगते हैं और वह एकदम से अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि जब भी वह आयुष्मान पर भरोसा करना चाहती थी तो आयुष्मान ने हमेशा ही उसका भरोसा तोड़कर चकनाचूर कर दिया था, और साथ ही दिल भी। आज भी वही हुआ था। माया को बहुत बुरा लग रहा था। ऊपर से राइमा आयुष्मान से ऐसे चिपक कर बैठी थी जैसे वह उसी का हस्बैंड हो, और आयुष्मान को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। इसीलिए माया को और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगी और उसकी आंखों में आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बहने लगे। वहीं राइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ वह सरस्वती जी के, मालती जी के घमंड साफ नजर आ रहा था। कनका को देख गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह बुरी तरह से राइमा को घूर रही थी जैसे उसे खा जाएगी। लेकिन राइमा बहुत ज़्यादा ही ढीठ थी। उसे कनिका की नज़र से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो फुल इग्नोर कर रही थी उसे, और पूरा एटीट्यूड में ऐसे बैठी थी जैसे वो इस घर की मालकिन हो, और मन ही मन खुश हो रही थी कि आयुष्मान अभी भी उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि कुछ दिनों से आयुष्मान ने उसे बात करना बंद कर दिया था। इसीलिए वह कुछ ज़्यादा ही घबरा गई थी कि कहीं आयुष्मान उसके काबू से निकल ना जाए। और जैसे ही मालती जी ने उसकी बात में हामी भरी तो वह फट से सुबह सुबह ही यहाँ पर आ गई, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि आयुष्मान उसे इग्नोर करे। वहीं आयुष्मान के दिमाग में भी कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से वह राइमा को टॉलरेट कर रहा था, और इसीलिए उसने अभी कुछ नहीं कहा था, और उसके सामने वह माया को सपोर्ट नहीं कर रहा था। नहीं तो राइमा को शक हो जाता, जिससे राइमा तो बहुत ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही थी। माया अब उन दोनों को इस तरह और नहीं देख पाती, इसीलिए उठकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। आयुष्मान उससे बात करना चाहता था, लेकिन राइमा उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वहीं कनिका को भी गुस्सा आ रहा था। वो मुंह बनाते हुए चली जाती है अपने भाई को घूरते हुए, क्योंकि उसकी वजह से माया को आंखों में आंसू आए। कनिका को गुस्सा आ रहा था। माया उसी के बगल में बैठी थी और रो रही थी, तो उसे सब दिखाई दे रहा था। डीएम कॉलेज। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान में इतनी तेज धूप होने के बावजूद भी काले बादल छाने लगे थे और बारिश का माहौल जैसे ही बन चुका था। वहीं लिली कॉलेज को देख रही थी। उसके बाल हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना किसी भाव के कहती, आखिरकार मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे यहीं से मिलने वाले हैं, और मैं अपने सभी सवालों के जवाब हासिल करके ही रहूँगी, और उसके बाद ही मैं वापस जाऊँगी। फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है, जिससे हवा और भी तेज चलने लगती है और बारिश की बूंदें अब लिली के चेहरे पर गिरने लगी थी। लेकिन लिली के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। वो बिना इमोशंस के चल रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है और ना जाने किस किस की जिंदगी में मुसीबत का सैलाब आने वाला है, या फिर लिली खुद एक मुसीबत का पहाड़ है। जानेंगे जल्द ही कि आखिर लिली किस मकसद से आई है डीएम कॉलेज, और क्या सवाल है उसके, और क्या माया को कभी आयुष्मान का प्यार मिल पाएगा। जानेंगे जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।